वो पीछे के दरवाजे से आते थे क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था और जब वो घर से जाते थे तो गंगा जल जमीन पे छिड़का जाता था, ये सोचते हुए कि ये घर को शुद्ध करेगा। एक बार मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक अच्छी महिला को छू लिया। इसके परिणाम बहुत गंभीर थे। मुझे गाय का गोबर और पेशाब जबरदस्ती पिलाया गया और सर्दी की सुबह गंगा के पानी में नहाने के लिए मजबूर किया गया, और ये सब इसीलिए ताकि मुझे शुद्ध और पवित्र किया जा सके, क्योंकि मैंने उस महिला को सिर्फ छू भर लिया था। नमस्ते दोस्तों, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद अलग अलग रियासतों को जोड़ के भारत को सशक्त बनाया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम का लोहा पूरी दुनिया के सामने मनवाया, और पैडमैन ऑफ इंडिया अरुणाचलम मुरुगनाथम, जिन्होंने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड मशीन से गरीब और पिछड़े इलाकों से आने वाली महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाया। इन सभी ने अपना जीवन हमारे भारत देश, हमारे समाज की बेहतरी के लिए लगा दिया। इनके इसी योगदान की वजह से ये भारत का गर्व हैं। इन सभी के बारे में आपको पता है, इन पे किताबें लिखी गई हैं, यहाँ तक कि मूवीज भी बनी हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया को जानते हैं, तो आप में से बहुत से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसी उपाधि है। लेकिन यकीन मानिए, इस गांधीवादी व्यक्ति के काम ने ना सिर्फ देश और विदेश में ख्याति पाई, बल्कि इनकी पूरी जिंदगी ही इंस्पिरेशनल रही है। और इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको गांधी जी की ये लाइन, बी द चेंज यू वांट टू सी, को कैसे असल जिंदगी में अपने जीवन में अपनाकर देश और समाज को बेहतर बनाया जा सकता है, आसानी से समझ आ जाएगा। वीडियो के शुरुआत में जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, ये उस बच्चे की है जिसने आगे चल के अपना जीवन लाखों गंभीर रूप से वंचित गरीब, जो शौचालय का खर्चा नहीं उठा सकते थे, हाथ से मैला साफ करते थे और समाज में अपनी निम्न जाति के कारण भेदभाव सहते थे, इनकी बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। ये वही हैं जिन्होंने सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। सुलभ शौचालय जो आज देश के हर शहर, जिले और गांव तक फैला हुआ है, ये इन्हीं की देन है। इनका नाम है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। 2 अप्रैल 1943 बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बघेल गांव में एक ब्राह्मण परिवार में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का जन्म हुआ। इनकी माता श्रीमती योग माया देवी और पिता श्री रमाकांत पाठक अपनी कम्युनिटी के बहुत रेस्पेक्टेड लोग थे। उनका एजुकेशन पे हमेशा एक फर्म बिलीफ था। उनका मानना था कि पढ़ाई एकमात्र रास्ता है जो किसी भी परिवार में सुख और समृद्धि ला सकता है। इनकी स्कूली शिक्षा गांव में ही हुई और बाद में इन्होंने पटना के बीएन कॉलेज से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरी की। डॉक्टर पाठक की इस जर्नी की शुरुआत बड़ी रोचक है। अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1968 में डॉक्टर पाठक क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश में सागर यूनिवर्सिटी जा रहे थे। तभी हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अपने कजिन और उसके एक दोस्त से मिले। उन्होंने बताया कि बिहार की गांधी सेंटेनरी सेलिब्रेशन कमेटी में एक सेक्रेटरी की पोजीशन खाली है। हालांकि डॉक्टर पाठक क्रिमिनोलॉजी पढ़ने के बाद सीआईडी या पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे, पर क्योंकि उस समय उन्हें पैसे की भी जरूरत थी, उन्होंने हाँ बोल दिया। पर जब वो कमेटी के पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कोई जॉब ही नहीं है, और क्योंकि उनकी सागर यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेडलाइन भी मिस हो गई थी, उन्होंने वहीं रुकने का विचार बनाया और एक वॉलंटियर के रूप में काम करने लगे। गांधी सेंटेनरी कमेटी का मिशन महात्मा गांधी जी की टीचिंग्स को देश भर में फैलाना था, और इस कमेटी के 4 सेल में से एक सेल डेडिकेटेड था भंगी मुक्ति, जहां पे डॉक्टर पाठक एक ट्रांसलेटर का काम करते थे, और वो भी बिना सैलरी के। फिर 1969 में इन्हें इसी मिशन के लिए बेतिया भेज दिया गया एज अ लाइजन ऑफिसर, जहां इन्हें मैनुअल स्कैवेंजर्स के यानी कि हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के साथ रहना था और एक समाधान ढूंढना था जिससे खुले में शौच और मैनुअल स्कैवेंजिंग को जड़ से खत्म किया जा सके। उस जमाने में घरों में फ्लश करने वाली टॉयलेट्स नहीं हुआ करती थी और खुले में शौच करना एक आम बात थी। बहुत ही अमीर जमींदार टाइप के लोग ही अपने घरों में सेप्टिक टैंक वाले टॉयलेट्स अफोर्ड कर पाते थे, लेकिन बाकी सभी लोगों के पास ये लग्जरी नहीं थी। जो लोग ऊंची जाति से आते थे, उनके घरों में या तो बकेट टॉयलेट्स होती थी या फिर सूखे टॉयलेट,
जिसे यही लोग अपने हाथों से साफ करके सर पे ढो के बाहर फेंक के आते थे। इन लोगों को खुद से गांव के कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। ये किसी भी उस चीज या जगह पे नहीं जा सकते थे जहां ऊंची जाति के लोग आते जाते थे। जिस तरह का अमानवीय भेदभाव इनके साथ हुआ करता था, डॉक्टर पाठक कहते हैं कि उन्हें देख के बहुत पीड़ा होती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बैल एक लाल रंग की शर्ट पहने लड़के पे हमला कर देता है। जब लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, तभी किसी ने चिल्लाया, अरे ये तो अछूत है, और भीड़ ने तुरंत ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर पाठक को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ अवेयरनेस या प्रचार भर से सभी अमानवीय भेदभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसे लोग ड्राई लैट्रिन या बकेट टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ उन्हें खुले में शौच का भी समाधान ढूंढना था, स्पेशली महिलाओं के लिए जिन्हें अंधेरे में बाहर जाना पड़ता था और वो क्राइम्स, जानवरों के हमले या सांप के काटने जैसे खतरों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता था। क्योंकि उस समय पब्लिक टॉयलेट जैसा कुछ नहीं था, यहां तक कि स्कूल्स तक में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। और जैसे हमने पहले देखा कि सेप्टिक टैंक उस जमाने में भी हुआ करते थे, लेकिन उसे अफोर्ड करना एक लग्जरी था। इसीलिए यह व्यवस्था सस्ती और टिकाऊ रहे ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। इसके लिए इसी साल 1969 में डॉक्टर पाठक ने एक 2 पिट पोर फ्लश टॉयलेट डिजाइन किया। इसमें एक बारी में एक ही पिट इस्तेमाल हो सकता था और जब वो भर जाए तो उसे दूसरे पिट से स्विच कर दिया जाता था, और ये स्विच लगभग हर 2 साल में करना होता था। इसके कई फायदे थे, जैसे इसमें केवल 1 से 1.5 लीटर पानी इस्तेमाल होता था कंपेयर टू सेप्टिक टैंक जहां एक फ्लश में लगभग 10 लीटर पानी यूज होता था। दूसरा, क्योंकि इन पिट्स में कोई गैस पाइप नहीं थी, इसलिए मीथेन जैसी हानिकारक गैस का कोई एमिशन नहीं था। तीसरा, हर 2 साल में पिट में जो वेस्ट इकट्ठा होता था उसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। और सबसे जरूरी, इस टॉयलेट को बनाने के लिए सारा मटेरियल लोकली अवेलेबल था। और फिर अगले ही साल 1970 में बिहार के आरा शहर में इन्होंने अपनी एनजीओ सुलभ इंटरनेशनल और द सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। लेकिन जैसा कहते हैं कि सफलता अनुभव से मिलती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभवों से आता है, डॉक्टर पाठक के लिए लाइंस बिल्कुल सटीक बैठती हैं। एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन होने के बावजूद भी इनका ये मूवमेंट शुरुआत में बहुत स्ट्रगल से भरा रहा। क्योंकि डॉक्टर पाठक ब्राह्मण समाज से आते थे, इसलिए इन पर एक सामाजिक दबाव भी रहता था और बाकी कसर सरकारी कामकाज के विशाल जाल ने निकाल दी, जिसमें गवर्नमेंट फंड्स के अप्रूवल के लिए इनकी फाइल्स पहले एक टेबल से दूसरे टेबल और फिर किसी कोने में कहीं धूल खाने लगी। इनका एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपनी गांव की जमीन और पत्नी के गहने बेच दिए, दोस्तों से कर्ज लिया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोए। ये इतना परेशान और लगभग टूट से गए थे कि इन्हें सुसाइड करने के ख्याल आने लगे थे। पर कठिनाइयां अक्सर साधारण लोगों को एक असाधारण नियति के लिए तैयार करती हैं। डॉक्टर पाठक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1971 में एक सिविल सर्वेंट ने जब इनकी फाइल पढ़ी तो उन्हें यह समझ आ गया कि इस नोबल कॉज का ना सिर्फ आरा या बिहार बल्कि पूरे भारत की सैनिटेशन प्रॉब्लम को दूर करने में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने डॉक्टर पाठक को सलाह दी कि वो गवर्नमेंट फंड्स के इंतजार की बजाय लोगों से ही कुछ पैसे जोड़ें और अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करें। इससे इनका ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल रहेगा और हो सकता है कि गवर्नमेंट भी इन्हें सैनिटेशन प्रोग्राम के अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स दे दे। इसके 2 साल बाद 1973 में डॉक्टर पाठक ने बिहार के एक एमएलए से गुजारिश की कि वो उस समय की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी को यहाँ की सिचुएशन, मैनुअल स्कैवेंजिंग और इसके समाधान के बारे में लिखे। हालांकि इंदिरा गांधी जी ने भी इस पर ध्यान दिया और डॉक्टर पाठक की मदद करने का आश्वासन भी दिया, बट फिर से इनकी फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल खाने लगी। लेकिन फिर इसी साल डॉक्टर पाठक का पहला ब्रेक थ्रू आया। आरा म्युनिसिपालिटी के एक अधिकारी ने इन्हें 500 रुपए दिए अपने प्रेमाइस में 2 टॉयलेट्स बनाने के लिए। इन टॉयलेट से अथॉरिटी वाले इतने प्रभावित हुए, उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट डॉक्टर पाठक को दे दिया। साथ ही साथ डॉक्टर पाठक भी घर घर जाते
और लोगों को सुलभ टॉयलेट्स के बारे में बताते। इनके इसी हार्ड वर्क से अब सुलभ सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने लगा। डॉक्टर पाठक को अब बक्सर से भी प्रोजेक्ट्स मिलने लगे और 1 साल के अंदर ही बिहार की राजधानी पटना में भी सुलभ की शुरुआत हो गई। और साल 1980 तक आते आते सिर्फ पटना शहर में लगभग 25,000 लोग सुलभ की पब्लिक फैसिलिटीज यूज करने लगे और डॉक्टर पाठक के सुलभ प्रोग्राम को देश और विदेश में ख्याति मिलने लगी। इसी साल द न्यूयॉर्क टाइम्स ने डॉक्टर पाठक के मिशन की जम के तारीफ की और लिखा कि डॉक्टर पाठक नोज हाउ टू ट्रांसलेट आइडियाज इनटू एक्शन एंड गेट पीपल टू एक्ट। 1985 में वॉशिंगटन पोस्ट ने डॉक्टर पाठक के मिशन को फॉर्मिडेबल यानी कि वेरी इंप्रेसिव लिखा। आज की तारीख में लगभग 2 करोड़ लोग सुलभ शौचालय का इस्तेमाल रोजाना करते हैं। इन्होंने 16 लाख से ज्यादा घरों में टॉयलेट्स, 10,000 से ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स, 32,000 से ज्यादा स्कूल टॉयलेट्स, 2,500 स्लम कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए हैं और 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग से आजादी दिलवाई है। और ये तो बस कुछ ही स्टैट्स हैं। साल 2016 में डॉक्टर पाठक को स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। इनके सोशल रिफॉर्म्स सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल सैनिटेशन तक ही सीमित नहीं रहे। साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर पाठक को वृंदावन के विडो शेल्टर में रहने वाली महिलाओं की लिविंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए बुलाया। इस शेल्टर का इतना बुरा हाल था कि जब यहाँ किसी विधवा का निधन हो जाता था तो उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिए जाते थे, क्योंकि इस शेल्टर के पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं होते थे। ये सोच के भी डर लगता है कि 21वीं सदी में भी ऐसा हो रहा है। डॉक्टर पाठक ने महिलाओं के लिए 2,000 रुपए की मंथली स्टाइपेंड की शुरुआत करी और इनके लिए एम्बुलेंसेस, फ्री हेल्थ चेकअप और स्किल ट्रेनिंग जैसे कैंप्स भी रेगुलर स्टार्ट किए। 15 अगस्त 2023 80 साल की उम्र में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने भूलोक त्याग दिया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार यानी कि 15 अगस्त को निधन हो गया। देश में शौचालय क्रांति लाने वाले समाज सुधारक बिंदेश्वर पाठक अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुलभ शौचालय के प्रणेता डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक अब हमारे बीच नहीं रहे। इन्होंने अपना सारा जीवन समाज के निचले स्तर और महिलाओं की जिंदगी को बेहतर और सम्मानजनक बनाने में लगा दिया। इनके इन्हीं प्रयासों के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, से सम्मानित किया। इसके अलावा भी इन्हें देश विदेश में बहुत से अवार्ड मिले हैं। इनकी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। एक बार जब डॉक्टर पाठक से पूछा कि आपको ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो वो कहते हैं, मैं अपनी माँ से बहुत क्लोज रहा। उन्होंने मुझे हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया। उन्होंने कभी भी किसी की मदद करने से मना नहीं किया और ना ही किसी उम्मीद से कभी किसी को कुछ दिया। वो हमेशा कहती थी कि एक व्यक्ति खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए पैदा होता है। The first teacher in life is your mother. Whatever a mother teaches in childhood, that gives imprint on the mind of the person. आप में से भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो समाज की बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, पर पता नहीं होता कि कैसे करें या कहां से शुरुआत करें। उन सभी के लिए, हम सभी के लिए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एक इंस्पिरेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको इंस्पिरेशन लगा होगा। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। अगर आप ऐसे ही और पर्सनालिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मोर लिखें। हम ऐसे ही और पर्सनालिटीज के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने देश और समाज की बेहतरी के लिए अलग अलग फील्ड्स में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। जय हिंद, जय भारत।